जय हिंद दोस्तों, आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में दोस्तों हम सब जो आपका लेटेस्ट सीटेट पेपर हुआ था 2022-23 उसको तो कवर ही कर रहे हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ जो आपके ऑफलाइन मोड पेपर हुए थे 2011 से, उन सभी को भी हम सब कवर करेंगे। इसके पहले हम सब जो आपका 2011 में पेपर हुआ था ऑफलाइन मोड उसको कवर कर चुके हैं। आज हम सब जो कवर करेंगे वह पेपर आपका 18 नवंबर 2012 में पूछा गया था आपके सीटेट एग्जाम में, उसको हम सब कवर करेंगे। इसमें जो सब्जेक्ट हम सब कवर करेंगे वह आपका होगा सीडीपी। पहले हम सब सीडीपी करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट, नए स्टडी मटेरियल, थ्योरी क्लास प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में, और दोस्तों उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी डेली उपलब्ध कराया जाता है। और उसमें जो हम सब क्लास को कवर करते हैं उसकी पीडीएफ भी आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपके सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम सब क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम सब सीडीपी को कवर करते हैं। सीडीपी में हम सब आज कवर करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, क्योंकि जो आपका सीटेट एग्जाम होता है उसमें 15 नंबर आपका बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट से आते हैं और 15 नंबर पेडागोजी शिक्षा शास्त्र से आता है। कुल 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और आपका 30 नंबर के होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका सीटेट एग्जाम में 2012 में पूछा गया था। करें बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, बच्चों की त्रुटियों की बात कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन जो कह रहे हैं, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों को त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। सी ऑप्शन है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ये फिर डी ऑप्शन है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक शिक्षक हैं, बालक आपके पास पढ़ने आ रहा है तो जो उसकी कमियां हैं, जो नहीं सीख पा रहे, उसके अंदर जो त्रुटियां हो उसको आपको सुधारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उससे आप दूर भागेंगे, बाद में सीख लेगा या फिर ज़्यादा समय लगेगा, हम उन्हें नहीं सिखाएंगे, बाद में अपने ऐसे ही वो सुधार लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। अगर आप इन सब कमियों को नहीं दूर कर पा रहे हैं तो यह संकेत करता है कि आप शिक्षा व्यवस्था देने में असफल हैं, आप पढ़ाने में असफल हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करें नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी? दोस्तों किस क्लास में दोस्तों नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? पहला कह रहे हैं, पहला मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र या फिर मेरा पड़ोसी। अगर आप नर्सरी कक्षा की शुरुआत करें, इसमें सबसे आपके लिए सबसे जो उपयोगी है वो दोस्तों क्या होगा उसको आपको बताना है। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेरा परिवार, क्योंकि जो बालक के परिवार होता है दोस्तों पहला हर चीज़ पहली बार वही सीखता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको विद्यालय में सीखने को मिलेगा। विद्यालय जाने से पहले बालक बहुत कुछ सीख के ही जाता है विद्यालय में। वह कहाँ पे सीखता है? अपने परिवार में सीखता है। सबसे पहले अपना परिवार में सीखता है, फिर उसके बाद पड़ोसियों से सीखता है, मित्रों से सीखता है, फिर उसके बाद विद्यालय से सीखता है। इसलिए जो सबसे सही होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए उसको आपको बताना है। पहला है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। या फिर बी ऑप्शन है, समूह गतिविधियों को दौरान समजामिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। फिर सी ऑप्शन है, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। या फिर डी ऑप्शन है, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विभेद नहीं करना चाहिए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों विभेद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लड़का बड़े घर का है उसे आप अलग करें, छोटे घर के है तो आप किसी भी वाइज से, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है उसे आगे बैठाइए, कोई बच्चा नहीं पढ़ने में खराब है तो पीछे करिए, ऐसा आपको नहीं करना है। कहने का तात्पर्य आपको इस प्रकार से विभेद कोई नहीं करना है। विभेद
नहीं करना चाहिए। प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं कि किसी को अलग से पढ़ाएं, किसी को दूसरी चीज़ बताएं और किसी को दूसरा सब्जेक्ट बताएं, तो ऐसा नहीं है। सभी के लिए एक समान लक्ष्य रहे, सभी के लिए एक समान सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि एक बच्चा जो ग्रस्त है, खाली जगह है, कि एक बच्चा जो खाली जगह से ग्रस्त है वह से और वाज इंक्लूडर में अंतर नहीं कर सकता दोस्तों। कहने का मतलब है कि एक बच्चा है वह किसी बीमारी से ग्रस्त है जो अक्षरों को नहीं समझ पा रहा है, अक्षरों को आगे पीछे कर दे रहा है, तो वह किससे ग्रस्त है? सेज तो इसमें जो पहला ऑप्शन है डिसलेक्सिया से है, शब्द जबलिंग विकार से है, या फिर डिसलेक्सिया से है, या फिर डिस्मोर्फिया से है। तो दोस्तों इसमें जो बालक जिससे ग्रसित होगा वह डिसलेक्सिया से होगा, क्योंकि डिसलेक्सिया जो आपका संबंधित है वह डिसलेक्सिया में यही होता है कि वो क्रम को नहीं, भाषा के क्रम को नहीं लगा पाता, बालक अक्षर को आगे पीछे करके पढ़ता है। किसमें दोस्तों? जब हम बालक डिसलेक्सिया से डिसलेक्सिया में प्रॉब्लम हो जाती है तो बालक यही करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है दोस्तों? किसकी समस्या समाधान उपागम की विशेष चिन्ह है? पहला है समस्या मौलिक होती है, या फिर सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, या फिर सी ऑप्शन है समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, या फिर डी ऑप्शन है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। समस्या समाधान उपागम विशेष चिन्ह क्या है? यही है कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है दोस्तों। कोई समस्या है उसमें संकेत जो है संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है विशेष चिन्ह के रूप में। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी, पहला ऑप्शन है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं का दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं दोस्तों। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनकी विशेषता आपको बतानी है। कौन सी विशेषता? इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं कौन सही है? इसमें उनकी विशेषता यही सही होगी, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं दोस्तों। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपना निर्णय खुद ले पाते हैं, वो दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते कि हम दूसरा कोई निर्णय देगा तभी हम लेंगे, ऐसा नहीं हो, अपना निर्णय खुद ले पाते हैं। कौन? प्रतिभाशाली विद्यार्थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं दोस्तों। किसमें? चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में कौन कौन चरण आते हैं आपको बताना है। पहला है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, या फिर प्रतिक्रिया चयन, सी है श्रेणीकरण, या फिर जो चौथा है पूर्व प्रक्रमण। तो इसमें आपको सही क्रम बताना है। पहला ऑप्शन जो दिया गया करें ग घ ख क है, या फिर दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है ख घ ग क, सी ऑप्शन है ग क घ ख, या फिर डी ऑप्शन है घ ग ख क। तो इसमें से आपको सही क्रम बताना है, कौन सा सही क्रम होगा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या होगा? पूर्व प्रक्रमण होगा, फिर उसके बाद आपका श्रेणीकरण होगा, फिर आपका होगा प्रतिक्रिया चयन होगा, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें सीखने संबंधी निरोग्यता सामान्यता है दोस्तों। किससे सामान्यता है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। किसमें? औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। फिर बी ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, या फिर सी ऑप्शन है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं, या फिर डी ऑप्शन है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं दोस्तों। इसमें जो पूछ रहा है वो कह रहे हैं सीखने संबंधी दोस्तों, जो सीखने संबंधी समस्याएं हैं किस में पाई जाती हैं आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहे हैं कि उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो जीन होता है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। अगर आपके मम्मी पापा में समस्याएं थी तो आप में भी समस्याएं देखी जाएंगी, या हो सकता है आप में ना देखी जाए, आपके बच्चों में देखी जाएं, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है। ये समस्याएं किससे होती हैं? ये पौत्रिक अभिभावक। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। करेंगे सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की क्षमता का, विद्यार्थियों की आवश्यकता का, विद्यार्थियों के त्रुटियों का, या फिर विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का।
अब अगर क्वेश्चन को आप समझिए तो क्वेश्चन दोस्तों कितने अच्छे से घुमाया है। इसमें जो पूछ रहा है उसको आप समझिए। करें सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, इसमें जो निगेटिव पूछ रहा है, सीखने के लिए जो आकलन है किसका ध्यान नहीं रखता है, ऐसे भी तो पूछ सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया। करें सीखने के लिए आकलन ध्यान रखता है सिवाय, किसके सिवाय, बाकी सबका ध्यान रखता है। इसमें कौन ऐसा है, ऐसे चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है ऑप्शन है जो सीखने के लिए आकलन उस पर ध्यान नहीं रखता, बाकी ऑप्शन पे रखता है। तो जो इस पर ध्यान नहीं रखता उसको आपको बताना है। जैसे विद्यार्थियों की क्षमताओं पे रखता है दोस्तों, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पे दोस्तों बी आपका सही होगा, बी आपका गलत होगा, गलत गलत के साथ चला जाएगा और इसीलिए आपका बी इज राइट आंसर दोस्तों। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता, बाकी विद्यार्थियों की क्षमता, विद्यार्थियों की त्रुटियों, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन करें कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनवान परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है दोस्तों। यहाँ पर जो कहने का तात्पर्य है कि 2 सगे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, ऐसा कह सकते हैं, 2 जुड़वा भाई हैं, दोनों को गोद लिया जाता है। एक लोग को गोद लेते हैं, बहुत बड़े घर के लोग रहते हैं, और एक लोग को गोद लेते हैं, बहुत निम्न घर के रहते हैं। तो हम अगर उसमें 1 वर्ष बाद दोनों में तुलना करेंगे तो उनके बुद्धि लब्धि में क्या अंतर हमको देखने को मिल सकता है उसको आपको बताना है। चलिए हम पहले क्वेश्चन को ऑप्शन जो है उसको देखते हैं। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या फिर सी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, या फिर डी ऑप्शन है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। इसमें जो कि राइट आंसर होगा उसको आपको बताना है। ऑप्शन इसमें सी सही होगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता दोस्तों। जैसे कि उन दोनों में एक चीज़ प्रभावित हो सकता है, रहने की, खाने की, पहनने की, यह सब प्रभावित होगा दोस्तों, लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि में प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जैसे सोचने की क्षमता उस बच्चे में थी, उसमें भी वही प्रकार से थी, जैसे क्षमता थी वो क्षमता तो रहेगी दोस्तों, उनके सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता ये तो रहेगी, लेकिन जो उन्हें प्रभावित होता है जैसे कपड़े ओढ़ने में, खाने पीने में, ये सब प्रभावित हो सकता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है दोस्तों। किसका उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। दौड़ना, लिखना, चढ़ना या फिर फुदकना। तो इसमें डी ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही, लिखना दोस्तों सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो पूछ रहा है इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो लिखना है वह आपका सूक्ष्म गतिक कौशल से नहीं, बाकी इसमें क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसमें नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण नहीं है? दौड़ना, चढ़ना, फुदकना, लिखना। तो दोस्तों जैसे दौड़ना भी आपका सूक्ष्म गतिक कौशल है, और लटकना, और चढ़ना भी, फुदकना भी, ये सब सूक्ष्म गतिक है, लेकिन जो लिखना है दोस्तों वह आपका सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक होएगा, टाइपिंग मिस्टेक में क्वेश्चन ऐसा रहेगा, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करें वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसका निहितार्थ आपको बताना है। प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, या फिर सी ऑप्शन है बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, या फिर सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की सिद्धांत का दोस्तों निहितार्थ आपको बताना है, क्या उनका निहितार्थ था। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। दोस्तों आप उनको सहयोग करिए, अगर कोई बालक नहीं सीख पा रहा है, कोई समस्या है, तो आप उनको सहयोग के माध्यम से उनकी मदद करिए। यही आपका डी ऑप्शन इज राइट। इनका निहितार्थ है एक सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं किशोर खाली जगह का अनुभव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है दुष्यंत स्वयं से सरोकार, या फिर बी ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, या फिर सी ऑप्शन है आत्मसिद्ध के भाव, या फिर डी ऑप्शन है जीवन के बारे में परितृप्त के भाव। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा,
दृश्यता और स्वयं सरोकार। किशोर जो है दृश्यता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ये इज राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है दोस्तों। सामान्यता के बाद खाली जगह है, होता है, क्या होता है? डिस्थेमिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, डिसलेक्सिया होता है या फिर डिसग्राफिया होता है। तो जो इसमें कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डिसग्राफिया होता है दोस्तों। क्या होता है? डिसग्राफिया होता है। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता क्या होता है? डिसग्राफिया होता है। दोस्तों जो डिस्ग्राफिया होता है वह कोई रोग नहीं है कि ऐसा कोई रोग है, वह एक प्रकार से विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। इसमें बच्चे के लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। किसमें दोस्तों? डिस्ग्राफिया में इस बच्चे में लिखावट और समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। ये कोई रोग नहीं है, विकार होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि आंशिक पुनर्बलन, पहला ऑप्शन है, सतत पुनर्बल की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, या फिर डी ऑप्शन है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। दोस्तों इसमें आंशिक पुनर्बलन की बात कर रहे हैं। आंशिक पुनर्बलन की जो विशेषता है उसको आपको बताना है। इसमें जो कि आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। जो आंशिक पुनर्बलन है दोस्तों वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन में दोस्तों बालक बहुत एक्टिव होकर सीखता है, क्योंकि उसको हर समय पुनर्बलन मिलता रहता है। तो इसलिए यह दोस्तों बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यह दोस्तों सतत पुनर्बलन से भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन करें, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? दोस्तों पहला ऑप्शन है अनुशासित स्वभाव, या फिर बी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, या फिर सी ऑप्शन है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, या फिर डी ऑप्शन है स्मृति। दोस्तों एक जो सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में किसका सर्वाधिक बढ़ावा देगा? जो चार ऑप्शन है उसमें आपको बताना है चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है। तो इसमें जो सही होगा दोस्तों प्रतिस्पर्धात्मक आवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पहला ऑप्शन जो है कि पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, या फिर सी ऑप्शन है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के विषय प्रकरणों को प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। दोस्तों तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुत संदर्भ में अनुप्रयोग करने का सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। दोस्तों अंतर विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यही है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने की सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। दोस्तों क्या होता है? पहला ऑप्शन है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, या फिर निपुणता अभिविन्यास। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं दोस्तों। शिक्षक खाली जगह के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। बी ऑप्शन है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करने, या फिर सी ऑप्शन है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, या फिर डी ऑप्शन है
मुक्त खेल के लिए समय देना दोस्तों। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही है वह होगा बी ऑप्शन सही होगा। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें परिपूर्ण की अपेक्षा करना दोस्तों, उन्हें खुद से प्रोत्साहित करना चाहिए, खुद से उनको कहना चाहिए, खुद से कोई चीज़ सीखें। आप सिर्फ उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करिए, कोई जबरी काम उनसे नहीं कराना चाहिए। आप एक मार्गदर्शक के रूप में बालक के साथ आपको रहना है बस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपका सही आंसर है बी। करें भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। किसमें? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, उसको जो है उसको आपको बताना है रूपम है, स्वनिम है, या फिर संकेत प्रयोग विज्ञान है, या फिर वाक्य है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वनिम है दोस्तों। भाषा में अर्थ की सबसे जो छोटी इकाई है वो आपके स्वनिम है। बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके देता है? अब देखिए दोस्तों फिर वही सिवाय पूछा है। जब भी सिवाय पूछो तो आप वो सोचिए इसमें जो गलत है उसको पूछ रहा है। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है, बहुबुद्धि जो सिद्धांत है निहितार्थ देता है किसको छोड़ के? बाकी सभी को देता है। जो इसको छोड़ के दे रहा है वही आपका राइट आंसर है। पहला है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। बी ऑप्शन है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन है बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। या फिर डी ऑप्शन है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा सी होगा, बुद्धि प्रकरण संक्रिया का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। तो यही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो जो गलत है गलत के साथ चला जाएगा। सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अप्रेरित करता है दोस्तों? किसमें अधिकतम रूप से अप्रेरित करता है? पहला ऑप्शन है असफलता से बचने के लिए अप्रेरणा, या फिर बी ऑप्शन है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या फिर सी ऑप्शन है लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि, या फिर डी ऑप्शन है बाह्य कारक। तो दोस्तों इसमें आपका जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। दोस्तों सीखने के लिए अधिकतम रूप से अप्रेरित करता है, क्या करता है दोस्तों? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की संतुष्टि। दोस्तों सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः खाली जगह रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है दोस्तों। उसको आपको बताना है उच्च है, मध्य है, कम से कम है, या फिर पूर्ण है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा वह ए होगा, उच्च है दोस्तों। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है दोस्तों। ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। कितना दोस्तों? 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु होगी दोस्तों 14 होगी, 15 होगी, 12 होगी, या फिर 85 होगी। अब देखो बुद्धिलब्धि जो निकालने का सूत्र है बुद्धि लब्धांक बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100, ये सूत्र है दोस्तों। अब इसमें कह रहे हैं कि उसने 75 अंक को प्राप्त किया है, जो उसकी बुद्धिलब्धि है उसके वह कितना है? बुद्धिलब्धि उसकी है 75 है। अब उसकी तो आपको वास्तविक आय बताना है। वास्तविक आय उसकी क्या होगी? अब इसको देखो सॉल्व करने के लिए इसमें जो सही होगा, सही तो आपका 12 होगा। सी इज राइट आंसर। अब इसको सिद्ध करने के लिए उसकी आय क्यू कितना है? 75 है, 75 लिख दीजिए। और उसके उसमें कह रहे हैं 16 वर्ष का आयु का बच्चा है दोस्तों। कितना है? 16 वर्षीय बच्चा है जिसकी बुद्धिलब्धि कितना है? 75 है। तो हम क्या करेंगे? 75 बराबर आप पे जो उसकी मानसिक आयु है उसको आपको निकालना है। 1 मिनट पहले से हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? आप 75 लिख लिए। 75 लिखने के बाद आप उसकी जो मानसिक आयु है उसको तो आपको निकालना है। तो मान लो x मान लेते हैं, फिर बटे वास्तविक आयु कितना है उसको? 16 है। अब गुणे 100। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आता है आंसर? आएगा आपका 12 वर्ष। इसलिए 12 इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों।
करें विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खाली जगह का खाली जगह का जरूरी होना चाहिए। अगर विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो का सामग्री का चयन कर रहे हैं तो क्या जरूरी होना चाहिए? पहला ऑप्शन है अन्य शिक्षकों समावेशन, विद्यार्थियों समावेशन, या फिर अभिभावकों समावेशन, या फिर विद्यार्थियों बहिष्करण। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, विद्यार्थियों का समावेशन। उनका पोर्टफोलियो अगर आप तैयार कर रहे हैं, उनके सामग्री का चयन कर रहे हैं तो विद्यार्थियों समावेशन का आपको ध्यान रखना जरूरी है। बी इज राइट आंसर। अब अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो वह होता है दोस्तों विद्यार्थियों का जिसमें सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये एक डायरी आप समझ सकते हैं, वो एक उसमें विद्यार्थियों का सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, वही पोर्टफोलियो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करेंगे सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। अब देखिए इसमें जितना भी ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों सभी सिवाय में पूछ रहा है। जब भी सिवाय में पूछे तो आप समझ लीजिए कि आपको नहीं पूछ रहा है, तो जो गलत है वही आपका आंसर होगा। सफल समावेशन में निम्नलिखित आवश्यकता होती है सिवाय, किसके सिवाय? बाकी सारे सही हैं, उसको आपको बताना है। संवेदनशील बनाना, पृथक्करण बनाना, अभिभावकों की भागीदारी या फिर क्षमता संवर्धन दोस्तों। तो सफल समावेशन निम्नलिखित में से क्या नहीं है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, पृथक्करण, अलग करना। सफल समावेशन का मतलब नहीं होता कि आप अलग करें बच्चों को, जो बी ऑप्शन है वह सही हो। पृथक्करण मतलब अलग करना नहीं होता है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है दोस्तों। किससे बचना है? लिंग भेदभाव से बचने के लिए जो सबसे अधिक अच्छा तरीका हो उसको आपको बताना है। आप अपने से भी सोचिएगा कि अगर हमको जेंडर वाइज को दूर करना है तो किस प्रकार से हम जेंडर को दूर करेंगे, जिससे जो हमारे दिमाग में भरा है कि लड़के ज़्यादा समझदार होते हैं, लड़कियां कम होती हैं, फिर लड़कों को यह काम करना चाहिए, खाना बनाना लड़कियों का काम है, लड़कों का काम नहीं है। जो ये सारे मानसिकता है दोस्तों, इसको दूर कैसे आप करेंगे? अपने से भी सोचने का प्रयास करिए। बाकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में जो सही है उसको आपको बताना है। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान दोस्तों, या फिर बी ऑप्शन है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, या फिर सी ऑप्शन है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, या फिर डी ऑप्शन है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए होगा दोस्तों। करें शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहार को अधिसंज्ञान करना दोस्तों। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप उनको जो शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण है उनके व्यवहार को आप उनको जानने का प्रयास करिए, तो यही आपका सही होगा। ये पर सर्वोत्तम तरीका है, पता करिए और उसको दूर करने का प्रयास करिए। क्योंकि दोस्तों जो ऐसा कहीं नहीं है कि कोई मतलब कि सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि खाना वो बनाएंगे, लड़कियां बनाएंगे, लड़कों का काम है मार्केट जाना, तो ऐसा नहीं। जब आप मार्केट जाने का काम लड़कियां करेंगे, खाना लड़के बनाएंगे, तो इससे दोस्तों जो लिंग के भेदभाव है वह दूर होता है। तो ये आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का उचित स्थान किस आधार पर किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है यह हाथ से किया जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, या फिर बी ऑप्शन है यह व्यक्ति भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, या फिर सी ऑप्शन है यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, या फिर डी ऑप्शन यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करना है। अब इसमें जो कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को भी चलते हैं। करें विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा दोस्तों? किसमें? नियमित उपस्थिति के लिए। जब विद्यालय में जो बच्चे सबसे ज़्यादा उपस्थित हो रहे हैं, जो नियमित लगातार आ रहे हैं, उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। कुछ बच्चे जो रेगुलर आ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं, नहीं रेगुलर आते हैं, तो उनको कैसे प्रोत्साहित आप करेंगे कि वो भी रेगुलर स्कूल आएँ, रेगुलर विद्यालय आएँ। जो पहला है अवश्य विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने का कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, या फिर विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को
नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो आपका डी ऑप्शन है इसका उपयोग गांव में अक्सर करते हैं, लेकिन करता कौन है? जो आपके अभिभावक होते हैं। जाओ स्कूल जाओ, हम आपको 5 रुपये देते हैं, 10 रुपये देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से कार्य करेंगे तो बच्चा आदी हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा वह विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, विद्यालय पैसे के लिए जाने लगेगा। जैसे कि हम विद्यालय जाएंगे, हमको 5 रुपये मिलेगा, 1 दिन दिए, 2 दिन दिए, लगातार वह विद्यालय इसलिए नहीं जा रहा है कि हम विद्यालय जाके पढ़ें, ज्ञान लें। वह इसलिए जा रहा है छोटा बच्चा कि हम जाएंगे तो पापा हमको 5 रुपये देंगे, इसलिए उसमें वह ढल जाता है। इसलिए पैसा नहीं देना चाहिए कि आप पैसे देखो विद्यालय भेजें, उनको मोटिवेट करके भेजिए, ये चीज़ सही है। लेकिन पैसा देंगे तो एक समय आदि आ जाएगा, जब भी आप कहेंगे विद्यालय जाओ 5 रुपये दीजिए, तो इस तरीके से बात करने लगेगा। डी तो होगा नहीं। जो सबसे उपयुक्त है दोस्तों, इसमें होगा ऑप्शन ए होगा दोस्तों, आवासीय विद्यालय खोलना। दोस्तों ये इज राइट आंसर, आवासीय विद्यालय खोलना यह आपका सही है। बाकी बच्चों को विद्यालय में अनुमति देने के कानून की गारंटी, देखिए अभी इससे बेटर भी, जो आवासीय विद्यालय खोलना, इससे बेटर भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें यह सबसे बेटर है। करें कि बच्चों के विद्यालय की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। देखिए दोस्तों, आप उनसे मार के डांट के नहीं पढ़ा पाएंगे। जो सी करें विद्यालयों द्वारा बच्चों को एकत्रित करने के लिए, अब आप एक आदमी को एकत्रित कर रखेंगे कि आप सारे बच्चों को एकत्रित करके विद्यालय लाएं, तब भी नहीं हो पाएगा। इसमें जो चारों में सबसे अच्छा ऑप्शन है वही है, ए इज राइट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज कवर किए आपके जो 18 नवंबर 2012 को सीटेट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो ऑफलाइन मोड में आपका पेपर आया था उसी पेपर को कवर किया। यहाँ पे हम सब कवर किए CDP को। कल हम आप सबके लिए फिर EVS को भी कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आप सबके लिए सभी सब्जेक्टों बहुत चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया जा रहा है, और उसकी PDF भी दोस्तों आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अब इसी के साथ यही क्लास यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।